सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में। इनको डिटेल में यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में कि ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको राइट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो डिस्कस करते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है? So, the phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect. Means what? एक हमारे पास मेटल का सरफेस है। जब हम एक मेटल के सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं इस तरह से, ठीक है। एक मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर अगर हम एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है। इसी फिनोमिनन को, इसी इलेक्ट्रॉन का जो एजिशन हो रहा है, ठीक है, इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसको और अच्छी तरीके से नीचे हम जानेंगे कि किस तरह से लाइट स्ट्राइक करती है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ होते हैं बाहर की ओर। सो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर से आइडिया दिया कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट वो वाला फिनोमिनन है जिसमें सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है और उस मेटल की सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर इजेक्ट होते हैं। ये किस तरह से बाहर की ओर इजेक्ट होते हैं ये नीचे अभी हम देखेंगे, नीचे डेमोस्ट्रेशन में। सो गाइज, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर की ओर रिलीज़ होंगे, मतलब जब लाइट जो है सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो जो लाइट वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज़ हो रहे हैं उनको हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो नीचे इस डायग्राम में हम नीचे देखते हैं इस तरह से। अब आपको पता है कि जो डिफरेंट टाइप की जो लाइट होती है उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो है अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग जो हमारे पास रेडिएशंस होती है उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो है अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइट होनी चाहिए, अब उसकी भी वेवलेंथ अलग अलग है। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मतलब उस फ्रिक्वेंसी, सर्टेन फ्रिक्वेंसी क्यों कहा जा रहा है? सर्टेन फ्रिक्वेंसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर उस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की लाइट हुई तब वहाँ से उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर हमें उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करवाना है तो उसके लिए उस लाइट की एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, एक फिक्स्ड जो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, कम से कम फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की यहाँ पर लाइट पड़ेगी। ये देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ अलग है, इसकी कुछ अलग है और इसकी कुछ अलग है। जब इस टाइप की फ्रिक्वेंसी, इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट जब यहाँ पर पड़ी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। हालांकि एक ही है, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह मान लो इसको, ठीक है। इस तरह से लाइट जो है यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। जैसे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ये जो कि पार्टिकल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये एक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करेगी, इस तरह से देखिए ये फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। जैसे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर की ओर फ्री हो रहे हैं और लास्ट में जो है इस सरफेस जो है इससे जो है बाहर ही निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अब सिंपली इसके ऊपर लाइट नहीं डालेंगे, यहाँ पर इसको कनेक्ट भी करना होता है, सर्किट में डालना होता है इसे, ठीक है। तो इसको किस तरह से डालेंगे हम, इस तरह से इसको रखना है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पर खुद ड्रॉ कर लूँ इसको। इस तरह से आपको एक कलर में इसका चेंज कर लूँ। कलर में इसका चेंज कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मान इस तरह से ये, अगर नीचे आपको क्लियर नहीं आ रहा है, इस तरह से एक आपने सील्ड ट्यूब लेनी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने एक सील्ड ट्यूब ली है। उसके अंदर यहाँ पर हमने एक मेटल का पीस लगाना है, मेटल की शीट जो है ये प्लेट लगानी है। यहाँ पर हमने डिटेक्टर लगाना है, इस तरह से इसको डिटेक्टर लगाना है और इसके बाद इसको जो है हमने सर्किट में जो है फिट करना है, ठीक है। सर्किट में इस तरह से ध्यान रखना है, जो मेटल वाली प्लेट, जो मेटल वाली ये सरफेस है, जो मेटल के साथ जो किनारा हम जोड़ रहे हैं बैटरी का, वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब नेगेटिव टर्मिनल को जो है हम इसके साथ जोड़ेंगे,
इन दिस वे, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा यहाँ पर आएगा, मतलब नेगेटिव वाला ये है और पॉजिटिव वाला हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को यहाँ पर स्ट्राइक करवाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, पहले हमारे को ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा पूरा, जितना भी मैंने किया। ये पहले सील ट्यूब ली, उसके बाद अंदर प्लेट लगाई, उसके बाद यहाँ पर डिटेक्टर को लगाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिटेक्टर लगाया, ठीक है, उसके बाद ये बैटरी जोड़ी इसमें, ठीक है। उसके बाद जब हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो है इस मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो ये मेटल का सरफेस होता है यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि ये सील्ड ट्यूब है, ठीक है, इस सील्ड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से बाहर निकले, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये इस सील्ड ट्यूब से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये कहाँ जाएंगे, ये यहाँ पर इस डिटेक्टर के पास चले जाएंगे और सर्किट में फ़्लो करने लगते हैं ये इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले लाइट यहाँ पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पर बजेगी, जैसे ही लाइट यहाँ पर बजी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए तो ये ट्यूब के अंदर आ गए, ट्यूब के बाहर जा नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ से ये डिटेक्टर के पास आएंगे और डिटेक्टर के पास पहुँचने के बाद उसके बाद ये सर्किट में घूमेंगे, इस तरह से सर्किट में आगे की ओर बहेंगे और करंट को जो है करंट प्रोड्यूस करने में करंट जो है प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज़ हो रहे हैं, यहाँ डिटेक्ट हो रहे हैं और इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं। और आपको एक वो और बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा, जो करंट होता है हमारा हमेशा, वो जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है उनके अपोजिट चलता है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो है करंट चलता है। सो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, और जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है, ठीक है। ये जो फिनोमिनन यहाँ पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का ये फिनोमिनन है, इसी को हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। सो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पूरा, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको ये मैंने बता दिया कि जो ये लाइट है यहाँ पर, ये जो मेटल है, हम आपको पता है कि मेटल जो है अलग अलग जो है प्रकार के हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट की ज़रूरत होती है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेटल ले रहे हैं, मतलब जो अलग अलग मेटल होंगे, हर एक मेटल के लिए सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट ज़रूरी नहीं है। अलग अलग जो हमारे पास मेटल है उनके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें चाहिए, ठीक है। ये इनकी नीड के हिसाब से होगा कि हम कौन सी मेटल जो है ले रहे हैं। सो यहाँ पर इसके बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं छोटे छोटे। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर मिली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम क्या लेते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें ये तो पता लग गया कि जब यहाँ पर लाइट जो है स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उसको हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने ये ली कि जितनी जल्दी लाइट यहाँ पर स्ट्राइक होगा, जितनी जल्दी लाइट जो है हमारी मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होगा, उतनी जल्दी हमारे जो मेटल के सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब कोई भी टाइम ऑफ लैग नहीं होगा। जैसे ही आपने स्ट्राइक की यहाँ पर लाइट, तुरंत क्या होगा, तुरंत यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितनी जल्दी हम लाइट फॉल करवाएंगे उतनी जल्दी हमें इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हुए इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी हमारी। सेकंड ऑब्जर्वेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको जो है पहले राइट डाउन कर लीजिए। सो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, for each metal certain minimum frequency of light is needed to eject the electron. This is known as threshold frequency and is different for different metals. ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए जो अलग अलग टाइप के हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, उनको जो है अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी की लाइट की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, या हम ये कहें कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को शो करने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि अलग अलग टाइप की जो लाइट होती है उनकी फ्रीक्वेंसीज़ और वेवलेंथ जो है अलग अलग होती है, ठीक है। अब हमें मान लीजिए ये मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, अगर मुझे इस मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है, ठीक है, तो कम से कम फ्रीक्वेंसी तो जो है हमें कम से कम फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू होती है, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए ही चाहिए इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए। अगर मान लीजिए इस लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है
जो इसको यहाँ से इजेक्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है कि ये इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सके। मान लीजिए ये वाली जो लाइट जो है, इस वाली लाइट के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स वो वाली मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लाइट को चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बार दोबारा समझ लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द लाइट टू इजेक्ट the electrons from the metal surface is known as threshold frequency. Now ये था हमारा सेकंड पॉइंट। ये भी आपको पता लगे कि सब कुछ ना कुछ जो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो उस लाइट के पास होनी ही चाहिए। अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारे पास है तो वो लाइट जो है कभी भी जो मेटल का सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेगी। नाउ थर्ड पॉइंट पर अब आते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। नाउ यहाँ पर देखिए, अभी मैंने क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए। अगर लाइट के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो वो ईजिली जो है मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगी। लेकिन मान लीजिए अगर किसी लाइट के पास उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो भी वो जो है वो बहुत तेज़ी से जो है उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। मतलब जितनी ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही जल्दी हम जो है मेटल के सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर इसको समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब कितने मोशन में बाहर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कितनी जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मान लीजिए मेरे पास एक मेटल का प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब लाइट इस पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो हमारे पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जितनी ज़्यादा हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही जल्दी हम जो है मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो हम इजीली जो है इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जो है इजेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारे पास है तो हम कुछ भी कर लें, हम कभी भी उस लाइट से जो है उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल आउट नहीं कर सकते। सो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाते हैं अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? इससे पहले कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर आए, मैं आपको छोटी छोटी कुछ यहाँ पर बातें बता दूँ जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर है वो किसकी वजह से हमें दिखता है। हम अपने सराउंडिंग में वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट दिखते हैं और उनका कलर जो है वेरियस टाइप्स का होता है। तो जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप्स का कलर कहाँ से आता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। अब हमें पता है कि हमें कोई भी चीज़ दिख पाती है वो हमें लाइट की वजह से दिख पाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें दिखती है वो लाइट की वजह से हमें दिख पाती है। अंधेरे में कभी भी हम चीज़ों को नहीं देख सकते क्योंकि हमें पता है कि अंधेरे में लाइट होगी नहीं, ठीक है। तो जब लाइट होगी तब हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका कलर कैसे डिटरमिन होता है, हमें कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ जो है किस कलर की है। तो हमें पता है कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है, जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तीन पॉसिबिलिटी है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है। या तो ये ऑब्जेक्ट जो है सारी की सारी रेडिएशन, अब जो लाइट जो है रेडिएशन से मिलकर बनी हुई है, तीन पॉसिबिलिटी है। या तो ये ऑब्जेक्ट जो है सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। सेकंड हमारे पास कंडीशन है कि कुछ रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब कर ले और कुछ फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है कि ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले। सेकंड कंडीशन है कि कुछ को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ को ये जाने दे, मतलब अपने में से बाहर जाने के लिए परमिशन दे दे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। तीन कंडीशन है, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो अपने में से पास होने देगा, या उसको रिफ्लेक्ट कर लेगा, ठीक है। तीन यहाँ पर हमारे पास जो है कंडीशन बनती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का कलर कैसे डिटरमाइन होता है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ
रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को जो है इजेक्ट कर लेता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, सॉरी, ठीक है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो कुछ वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ वेवलेंथ की लाइट वो जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। वो वेवलेंथ की लाइट जो वो ये रिफ्लेक्ट करता है, जिस वेवलेंथ की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो वेवलेंथ जिस भी कलर की होगी वो ऑब्जेक्ट हमें उस कलर का दिखाई देगा। सिंपल सी बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट जिस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो कलर हम देख पाते हैं, ठीक है। अगर रेड कलर की वेवलेंथ को ये ऑब्जेक्ट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स रेड कलर की वेवलेंथ को अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें जो है ये चीज़ जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है हमें रेड कलर का ऑब्जर्व होगा, क्योंकि बाकी तो सारा का सारा वो ऑब्जर्व कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ को वो जो है बाहर धकेल रही है, इसलिए हम इसको जो है देख पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, ये आपको पता लग गया कि किसी भी चीज़ का कलर हम कैसे पता लगता है, कैसे जो है होता है, ठीक है। जिस वेवलेंथ की लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है वो जो है उस ऑब्जेक्ट के कलर को जो है डिटरमिन करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल सी, एक मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये तो हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब भी इसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ती है, जब वो पड़ती है, एनर्जी आती है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वेरियस टाइप की रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी तो ये क्या कर देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी रेडिएशन है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जब इस ऑब्जेक्ट को हम फर्दर हीट करेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी रेडिएशन थी, ठीक है, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ी थी और इसने एब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक है। अब जब इसको हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करेंगे अब, ठीक है, तो क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को हम हीट करेंगे, जितनी भी इसके अंदर रेडिएशन अब है जो इसने पहले कंज्यूम की हुई थी, ठीक है, पहले इसने जो एब्जॉर्ब की हुई थी, वो रेडिएशन जो है यहाँ से निकलने लगती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की होती है वो जो है बाहर जाने लगती है, ठीक है, इस तरह से बाहर निकलने लगती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लोहे को ही देखा होगा, जब लोहे को गर्म, पहले लोहे का रंग कुछ अलग होता है, लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं तो उसका जो अलग अलग टाइप का कलर आता है, ठीक है, पहले रेड आता है, ठीक है, उसके बाद जब आगे आगे चलते जाते हैं तो वाइट हो जाता है वो, ठीक है, वाइट होने के बाद लास्ट में जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के कलर क्यों आते हैं उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो जितनी भी टाइप की रेडिएशन इसके ऑब्जेक्ट के अंदर होगी वो जो है बाहर निकलने लगती है, ठीक है। अब जो हमारे पास रेडिएशन है, अब जो अलग अलग कलर की रेडिएशन हमारे पास है, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की जो है हमारे पास रेडिएशन है, ठीक है। इससे क्या होना चाहिए था, वो कलर भी हमारे पास सारे के सारे दिखने चाहिए थे, लेकिन हम एक ही कलर को जो है ऑब्जर्व कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि निकलती तो बहुत सारी रेडिएशन है, बहुत सारे वेवलेंथ की रेडिएशन है, लेकिन दिखती हमें सिर्फ उसी टाइप की, हमारी आंखें उसी कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाती है जो ज़्यादा अमाउंट में निकल रही है, ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट में वेवलेंथ निकल रही होंगी वो जो है उसी को जो है हमारी आइज़ जो है डिटेक्ट कर पाती है, बाकियों को जो है डिटेक्ट नहीं कर पाती। हालांकि जो है उसके साथ साथ दूसरी वेवलेंथ की रेडिएशन भी हमारे पास जो है बाहर की ओर इजेक्ट होती है। सो हमने ये देखा। और एक बात और, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग टाइप की वेवलेंथ जो है, अलग अलग टाइप की वेवलेंथ का लैम्बडा मैक्सिमम जो है अलग अलग हो सकता है। ये क्या है ये हम आगे देखेंगे, पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये मान लीजिए एक सिंपल बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दूँ, एक छोटा सा लॉजिक, ठीक है। एक मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसके ऊपर अगर रेडिएशन पड़ती है तो कुछ को ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को ये जो है रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ को जो है अपने में से पास आउट होने देगा, ठीक है। ये होते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। इसमें और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या अंतर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं, ब्लैक बॉडी में क्या अंतर है, सिंपल बॉडी और ब्लैक बॉडी में, ठीक है। ब्लैक बॉडी कैसी बॉडी है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जब हम कोई भी रेडिएशन डालते हैं, अब हम पहले वाले में हमने क्या देखा, जब रेडिएशन डाला या तो एब्जॉर्ब हुआ
या तो उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया या तो उसने अपने में से उसको पास आउट होने दिया, ठीक है। लेकिन ब्लैक बॉडी हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ होती है जिनके ऊपर अगर आप रेडिएशंस को डालोगे, जिनके ऊपर जब आप रेडिएशंस को डालोगे तो वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसने रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया या इसने अब रेडिएशन को अपने में से पास आउट होने दे दिया, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ होती है जो क्या करती है, जो सारी की सारी रेडिएशंस को जो है एब्जॉर्ब कर देती है। सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करेगी। एक बात आपको और समझनी है, ठीक है। पहले वाली में क्या था, सिंपल ऑब्जेक्ट या तो पास आउट करेगा या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और दूसरा, जब इसको हीट करते थे सिंपल बॉडी को तो क्या होता था, तब जो है अलग अलग टाइप की हमारे पास वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती थी। हालांकि ये तो ब्लैक बॉडी में भी होगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी में भी क्या है, जब भी हम ब्लैक बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप की रेडिएशन डालते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। डिपेंड नहीं करेगा कि रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, ये सबको जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, सबको एब्जॉर्ब करेगा। और साथ में जब इस बॉडी को हम हीट करते हैं, ब्लैक बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो इसमें जो है सारी की सारी रेडिएशन जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। पहले क्या हुआ था, रेडिएशन को इसने सारी की सारी रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब भी किया था और सारी की सारी रेडिएशन को ये जो है बाहर भी धकेल लेता है जब इसका टेम्परेचर जो है हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर अब हम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं अब हम। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एन आइडल बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब, एमिट मतलब छोड़ना, ठीक है, एन आइडल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ देखिए, ये डिपेंड नहीं करेगा कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब भी सभी को करेगा और एमिट भी सभी को करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो है एमिट भी सारी की सारी रेडिएशन को करेगा, ठीक है। डिपेंड नहीं करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है। एन आइडल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है, इसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी इज नाउन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, इज नाउन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ब्लैक बॉडी थी, जब इसके ऊपर मैंने वेरियस टाइप की रेडिएशन डाली तो क्या किया, इसने जो है वेरियस टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अलग अलग ये सारी की सारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये जो रेडिएशन यहाँ पर हमारे पास एमिट हो रही है, मतलब ये वो वाली रेडिएशन जो हमारे पास यहाँ पर एमिट हो रही है, मींस निकल रही है, इनको ही हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मतलब ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस बाहर की ओर निकल रही है, इनको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके डेफिनेशन पर अब हम आ जाते हैं। एन आइडल बॉडी मतलब एक ऐसी आइडल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी इज नाउन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन को वो एमिट करेगा उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। नाउ देखिए सेकंड लाइन, ये भी मैंने आपको बता दिया, सेकंड लाइन भी मैंने आपको बता दी। अ ब्लैक बॉडी इज नॉट ओनली अ परफेक्ट ऑब्जर्वर। ऐसा नहीं है कि जब हम ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। ये एब्जॉर्ब भी सभी को करता है और एमिट भी सभी को करता है, मतलब एब्जॉर्ब भी सभी को करेगा और बाहर को छोड़ेगा भी सभी को, ठीक है। यहाँ देखिए, अ ब्लैक बॉडी इज़ नॉट अ परफेक्ट ऑब्जर्वर, मतलब परफेक्ट ऑब्जर्वर तो है ही है ये, ठीक है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है ही है, साथ में जो है रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का मतलब लाइट का बोल रहा है, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी, बट ऑल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर, ठीक है, परफेक्ट एमिटर भी है और परफेक्ट रेडिएटर भी है। यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर लीजिए। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इस ग्राफ के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम यहाँ ग्राफ के ऊपर आ गए। सो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, एक ग्राफ प्लॉट किया है, किस के बीच में, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में हमने एक ग्राफ यहाँ पर बनाया है, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब कितना अमाउंट है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ मैंने आपको बता दिया वेवलेंथ क्या है, ठीक है। मतलब जब इधर से इधर की ओर हम जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इधर से इधर हम जा रहे हैं तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, अमाउंट बढ़ रहा है इधर से इधर जा रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जब भी किसी बॉडी को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से अलग अलग टाइप की रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है। और आपको अब याद रखना है कि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग टाइप की वेवलेंथ जो है हमारे पास जो है एमिट होगी, बाहर की ओर
बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, अब आप मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लैम्बडा मैक्सिमम की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, एक दिए हुए पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ की लाइट जो है एमिट होती है ज़्यादातर। ठीक है, इसको पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, इस वाले ग्राफ को और साथ में इस वाले ग्राफ में। अब इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम इन दो ग्राफ के बीच में बात करेंगे। यहाँ पर हम वो भी बात करेंगे कि जो आयरन का कलर है वो चेंज क्यों होता है जब उसको हीट करेंगे। ठीक है, ये हम सारा का सारा जो है सेकंड वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसमें जो है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन ग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।